अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय रविशंकर जी से है, आपको संबोधित करें। मित्र संजय मयूख जी, मित्र शहजाद पूनावाला जी, पत्रकार मित्रों, थोड़ा हम विलंब से आए, क्षमा करिएगा, कुछ मजबूरियां थी। मित्रों, आज पटना में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। अब मेरे क्षेत्र में हो रही है, तो मुझे लगा कि वहीं से उनकी बातों का कुछ जवाब दिया जाए। फिर लगा नहीं, उनका जवाब दिल्ली से देना चाहिए। मेरे मन में पहला सवाल यह आया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो दिल्ली में होती है, ये पटना में हो कब हो रही है? तो मालूम हुआ 85 साल के बाद हो रही है। तो पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। और ये मुझे आपको बताना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है सदाकत आश्रम, वो भारत के आजादी के आंदोलन का केंद्र रहा है। और एक बात मैं अपने पत्रकार मित्रों को बता दूं, संजय तुमको याद होगा, राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति पद से हटे थे तो जाकर करके सदाकत आश्रम में रहने गए थे। जब मैं एमपी बना था तो मैं उस घर को देखने गया था और मेरे सीधा आंखों में आंसू आ गए। वो 2 कमरे का 56 फुट का मकान था, एक छोटा सा आंगन था और एक ही शौचालय था दूर में आंगन के आगे। जो व्यक्ति 12 साल भारत का राष्ट्रपति रहा हो, उससे कांग्रेस वालों ने इस गति में रखा था। बाद में जेपी उनके सहयोगियों को मालूम हुआ तो फिर उनके लिए एक बड़ा मकान, मतलब बड़ा क्या, 2-3 कमरे का मकान बनाया गया। मैं इसलिए जानता हूं कि दोनों को मैंने ही अपने एमपी लैड फंड से सुधरवाया था। तो ये एक चिंता करते हैं राजेंद्र बाबू की, मौलाना मजरुल हक की। तो आपको 85 साल के बाद बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चिंता करने का मन में आया। बोले बिहार को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं यहीं से बात करता हूं। और आज ये बात कहना बहुत जरूरी है देश के सामने। राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे ना। गरिमा, संस्कार, संवैधानिक शुचिता की प्रतिमूर्ति, राष्ट्रपति के रूप में उनका कितना सम्मान किया गया। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना कि नेहरू जी उनको पहला राष्ट्रपति भी नहीं बनने देना चाहते थे, ये भी रिकॉर्ड की बात है। सरदार पटेल ने कहा नेहरू जी उनको सेकेंड टर्म देने के मन में नहीं थे। तो मौलाना आजाद ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है जो दुर्गादास ने लिखा है अपनी किताब में कि जब मैं आजादी के पन्नों को खोलता हूं मुझे राजेंद्र बाबू हर जगह दिखाई पड़ते हैं, आपके जो उम्मीदवार हैं मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ते। तो ये सम्मान हुआ राजेंद्र बाबू का। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आजादी के आंदोलन के महान नेता, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनकी किडनी भी खराब हुई। तो ये आपने बिहार की चिंता की। और तो और आपने जगजीवन राम को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, याद करिए आप। तो कृपया करके बिहार की चिंता आज आप कर रहे हैं। तो मैंने भी जानने की कोशिश की कि बिहार में एकाएक रुचि क्यों हो गई। तो अभी जो ये मतदान तथाकथित त्रुटियों को लेकर जो उनकी यात्रा थी, उसमें राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर थे, याद है ना आपको, तेजस्वी पीछे थे। तो लगा कि यहां वर्किंग कमेटी करके ड्राइविंग सीट लिया जाए, कुछ और टिकट लिया जाए। तो पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है।
हमको टिकट अधिक मिले और हम ड्राइविंग सीट पे आए। इसीलिए अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे कि नहीं, इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमने कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, बने हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, रहेंगे। उनकी ओर से कंफ्यूजन है। अब थोड़ा मित्रों, आज के दिन कुछ पुरानी बातों को भी याद करना जरूरी है। केरल कांग्रेस का क्या पोस्ट था, याद है कि भूल गए आप लोग? वो तो मीडिया ने, हम लोगों ने बहुत किया तो उसको उन्होंने डिलीट किया। बीड़ी और बिहार एक समान है, याद है ना आपको? जब जीएसटी में बीड़ी कम हुई थी तो बीड़ी और बिहार एक समान है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी केरला से एमपी रहे हैं, अभी उनकी बहन एमपी हैं, और उनके जो मैन फ्राइडे हैं वेणुगोपाल जी, वो तो वहीं के हैं। ये हिम्मत हुई कैसे ये बोलने की कि बिहार और बीड़ी एक प्रकार से एक समान है? मुझे अपने बिहारीपन पर गर्व है। और मैंने भी कहा था, ये क्या मतलब है आपका? जहां से ये परंपरा रही है संघर्ष की, साहित्य की, संस्कार की, आध्यात्म की। मुझे याद है मैंने कहा था, इन लोगों को जरा बता दीजिए कि जब प्रभु राम के ट्रेनिंग का समय आया था तो उनको बक्सर भेजा गया था, याद है कि नहीं याद है? हाँ, आज भी विश्वामित्र घाट है वहां पर। तो ये कुछ जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब ना बिहार की बात को समझेंगे। बाकी अंबेडकर की फोटो का अपमान राहुल गांधी ने किया तो लालू प्रसाद ने उसका और आगे बढ़ गया। क्या आपने पैर के नीचे रखे ना था जैसे, ये सब दिखाया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री तो और आगे निकल गए कि बिहारी का डीएनए खराब है, याद है कि नहीं याद है? अब उनको कैसे कहा जाए डीएनए देश का एक है? ये कांग्रेस के नेताओं का, और इन सब पर राहुल गांधी चुप रहे। आई रिपीट, इन सब पर राहुल गांधी चुप रहे हैं। और एक हमारे टीम ने खोज के निकाला है, जो चरणजीत चन्नी, कहां आजकल एमपी हैं, क्या है वो? एमपी है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम बिहारियों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी। तो आपके मुख्यमंत्री बिहार का डीएनए खराब कहते हैं। एक प्रदेश का ऑफिशियल कमेंट आता है कि बीड़ी और बिहार एक समान है। एक साहब कहते हैं बिहार को घुसने नहीं देंगे, और चले आए हैं ड्राइविंग सीट के लिए। ये मुझे दूसरी बात कहनी है। मित्रों, एक और बड़ा सवाल आपको उठाने की इच्छा है, और मैं चाहूंगा हमारे पत्रकार में इसकी गंभीरता को समझें। मालूम है कि पूरा जो चारा घोटाले की लड़ाई चली थी, उसमें मैं वकील था सीबीआई इंक्वायरी कराने के लिए। स्वर्गीय सुशील मोदी पिटिशनर थे, और भी कुछ मित्र थे। उस पूरी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी लालू का विरोध नहीं किया। लूट का ये 2000 करोड़ का घोटाला था, लालू प्रसाद कन्विक्टेड हैं, किसी को भी राहत नहीं मिली। किसी का मतलब किसी को राहत नहीं मिली। एक छोटे भी सप्लायर थे तो उनको भी पूरा 1 साल 2 साल की सजा। आईएएस ऑफिसर गए, इनकम टैक्स ऑफिसर गए, मंत्री गए, मुख्यमंत्री गए। दूसरा, लालू प्रसाद अभी भी रेलवे घोटाला के मामले में चार्जशीटेड हैं, आपको पता है ना? और जमीन दो नौकरी लो, उस पर भी चार्जशीटेड हैं। दिल्ली में ही केस चल रहा है, उसमें श्रीमान तेजस्वी यादव भी हैं, राबड़ी जी भी हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई टिप्पणी की है क्या? एक बार भी कहा है क्या? तो मेरा स्पष्ट आरोप है कि बिहार में जो खौफ, अपहरण, लूट, भ्रष्टाचार का पूरा पर्याय रही है लालू प्रसाद की सरकार, उनके पीछे हमेशा कांग्रेस खड़ी रही है, उनको बचाने के लिए, समझाने के लिए, संभालने के लिए, मजबूती देने के लिए। और पूरा ये जो लालू प्रसाद जो दिल्ली में रेल मंत्री थे यूपीए सरकार में, तो कहते सरकार तो मैं चलाता हूं। तो आज जब कांग्रेस पार्टी बिहार में आई है ना वर्किंग कमेटी करने, तो इस अतीत का जवाब देना पड़ेगा। और वो मैं सवाल देश के पार्टी के राष्ट्रीय मंच से उठा रहा हूं। आप चुप क्यों थे जब बिहार के लोगों को किडनैप किया जा रहा था? आप चुप क्यों थे
जब किडनैपिंग की, रैंसम की समझदारी मुख्यमंत्री के घर से हो रही थी। आप चुप क्यों थे जब चारा घोटाला, अलकतरा घोटाले में जनता के टैक्स पेयर का पैसा लूट रहा था? आप चुप क्यों थे जब पूरा बिहार जातिगत नरसंहार का पर्याय बन गया था? ये बड़ी बात है। तो जब आप 85 साल के बाद आए हैं बिहार में करने के लिए अपनी वर्किंग कमेटी, तो हिसाब तो देना पड़ेगा ना। तो मैं हिसाब मांग रहा हूं आज। मित्रों, सर पर हम लोग की बहुत बातचीत हो चुकी है, तो मैं उस पर आज कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने फिर उठा दिया है बेरोजगारी का मामला। और बेरोजगारी के साथ, बेरोजगारी इसीलिए है कि चुनाव जालसाजी से जीता गया है। आज इनका पब्लिक स्टेटमेंट है। Rahul Gandhi has made a very shocking statement that there is unemployment in the country because of forgery in the elections. तो अब वो सिर्फ इसी इलेक्शन पर नहीं रह रहे हैं, अब वो 14 से शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है, राहुल गांधी जी क्या देश के जनता और वोटर्स का आप अपमान कर रहे हैं? 30 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 14 में, 19 में, देश में हम कितनी जगह सरकारें हैं हमारी? 19 जगह है ना? इंडिया में, हाँ, 19 प्रदेश में हमारी सरकारें हैं। क्या कहना चाहते हैं? सब जीते हैं जलसाजी से। राहुल गांधी जी, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना बंद करिए और देश की जनता के वोट के अधिकार का अपमान करना बंद करिए। आपको वोट नहीं देते तो आप इस तरह की गाली पढ़ेंगे उनके बाद? इसके पीछे की सोच क्या है? सोच स्पष्ट है मित्रों। भगवान के यहां से पट्टा तो हमें ही मिला है देश चलाने का, तो मोदी जी कहां से आ गए? तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, राहुल बाबू, अभी आपका 20-25 साल तक खाता नहीं खुलने वाला है देश चलाने के लिए। आप निश्चिंत रहिए। और जिस तरह से आप अपरिपक्वता से अपना राजनीतिक आचरण करते हैं, तो और होने वाला है मित्रों। लेकिन मैं आज रिकॉर्ड स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ऑफिशियल डेटा मैं आपको दे रहा हूं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ऑफिशियल डेटा आपको मालूम है क्या होता है? जब आपको नौकरी में सैलरी मिलती है तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटता है, उसका वो डेटा रखते हैं। सितंबर 17 से मई 25 तक 7,91,33,000 लोगों का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कट रहा है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। मतलब 8 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है, जिनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कट रहा है सिर्फ 17 से लेकर के मई 25 तक। और हमारे मित्रवन मानसुख मांडविया का तो स्टेटमेंट ही है कि 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है। अब मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं, और ये बात जानना बहुत, और बिहार का भी आपको आंकड़ा मैं दे देता हूं। बिहार में आप जान लीजिए कि सरकारी क्षेत्र में नौकरी दी गई है 10 लाख। ठीक है, उपलब्धि 10 लाख, बकायदे प्रेस पब्लिक स्टेटमेंट है, कोई कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। और रोजगार के अवसर दिए गए हैं, 10 लाख का लक्ष्य था, 39 लाख लोगों को दिया गया है। देश में भी करोड़ों में है। लेकिन थोड़ा मैं इसको विस्तारित करना चाहता हूं। अगर इतना नेशनल हाईवे बना है तो रोजगार के अवसर बने हैं कि नहीं बने? अगर गांव-गांव में बिजली पहुंची है तो रोजगार के अवसर बने हैं कि नहीं बने हैं? अगर आज भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है तो रोजगार के अवसर बने हैं कि नहीं बने हैं? अगर भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है, क्योंकि पूर्व आईटी मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री के रूप में मैंने उसको देखा है कि चीन से लगभग 16 यूनिट्स एप्पल की हिंदुस्तान में ले आए थे। और आपने देखा होगा 1 लाख करोड़ का एप्पल इंडिया का अमेरिका भेजा गया टू सेव द ड्यूटी, याद है ना आपको? तो उसमें नौकरी मिली है कि नहीं? लगभग 14 लाख लोगों को, 11 से 14 लाख लोगों को। ये मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। भारत में आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? तो उसमें रोजगार के अवसर बनते हैं। तो राहुल गांधी के बारे में मेरा बड़ा सुनिश्चित मत ऑलवेज है कि होमवर्क नहीं करते, कोई चिट दे देता है तो पढ़ने लगते हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि सबको रोजगार मिल गया है, लेकिन देश अपनी आर्थिक प्रगति से रोजगार के रास्ते पर बढ़ चुका है।
ये हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, और आगे और दिया जाए। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये जो पूरे गरीबों के लिए इतनी योजनाएं चल रही हैं, विश्वकर्मा योजना, और कौन वो योजना है जी, एक और योजना जो है गरीबों के लिए, मुद्रा योजना जो फुटपाथ के लोगों को दी गई, बड़ी फेमस स्वनिधि योजना, ये सब चीजें तो ये बातें हैं। तो थोड़ा राहुल गांधी समझेंगे तब, लेकिन ये तो हम बहुत बड़ी अपेक्षा करते हैं कि राहुल गांधी समझेंगे तब। जब कांग्रेस के नेता उनको नहीं समझा सकते हैं तो हम कहां समझाएंगे? क्यों देवेंद्र बाबू, आपकी टिप्पणी से कोई सवाल आप उठाते हैं, आप भी और आपके मित्र? एक अंतिम बात मुझे कहनी है मित्रों, खरगे साहब आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपके कार्यक्रम में मंच से प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली पढ़ी गई है। क्या आप अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली पढ़ने का प्रस्ताव पारित करके निंदा करेंगे? मिस्टर खरगे, on behalf of the BJP, I am asking a straight question from the national platform of the party. The late mother of the Prime Minister, more than 100 years old, a deeply pious lady, was condemned in the most foul language from the platform of your party. Would the Congress party, while holding a working committee meeting in Patna, pass a resolution of condemnation against this kind of a very, I would say, nasty and foul behavior against the late मां? सबकी हम सम्मान करते हैं, ये तो प्रधानमंत्री की मां है। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। संजय शर्मा। राहुल गांधी लगातार एक ही बात हो रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के, पटना में भी लगातार एक ही बात बोल रहे हैं, वोट चोरी के अलावा वो किसी मुद्दे से इस मुद्दे से हट नहीं रहे, SIR और वोट चोरी। नहीं, आपको बता दें उसका कारण बहुत सिंपल है। राहुल गांधी को जो चिट मिलता है ना, वो एक ही मुद्दे का मिलता है, ठीक है? कभी मिला था राफेल का, याद है क्या शब्द कहा था उन्होंने? याद है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। फिर क्या मिला था? पेगासस, याद है? वो चिट में पेगासस लिखा हुआ था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनको भी शिकायत है वो अपना मोबाइल दे दे, तो उन्होंने दिया नहीं। याद है, दिखा देते मेरा मोबाइल से डेटा चोरी हो रहा है, दिया नहीं। तीसरा था आर्टिकल 370, उस पर भी कुछ नहीं। अब आ गया है SIR। तो राहुल गांधी एक सिंगल इशू लीडर है, जो इशू उनका नहीं होता है, जो कोई लिख के देता है उसको उठाते हैं। सच्चाई देखिए कि 99.99% लोगों ने अपना रिवीजन करा लिया, बाकी बातें हो गई, तो बोलने दीजिए उनको, क्या फर्क पड़ता है? पवन AVP। पर एक बहुत सिंपल सी बात है कि बीजेपी का पूरा संस्कार रहा है आरक्षण का लाभ देने का, और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहते हैं, और हम उसको दिखाते भी हैं कि आज भारत के प्रधानमंत्री एक अति पिछड़े परिवार से हैं और भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार से है, बहुत सम्मानजनक। इसके पहले के हमारे राष्ट्रपति आदरणीय, वो भी दलित परिवार से थे, बहुत ही संस्कारित नेता थे। हमने पूरे ओबीसी के कमीशन को स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया ना। ये पूरे स्टैंड अप इंडिया क्या है? ये तो दलितों के लिए काम है ना, बड़े काम हो रहे हैं। तो देखने की बात है, उनकी बात बोलने दीजिए। हमारा काम बोलता है और जनता उस काम को समझती है। देवेंद्र, इंडिया TV। मेरे ख्याल में सबों ने संबंधित जवाब दे दिया है। रविकांत राय। कस के दिया है, प्रभावी रूप से दिया है।
रविकांत राय। रवि जी, आरजेडी की रैली हुई समस्तीपुर में, उसमें भी जो आरजेडी के समर्थक थे, जो आरजेडी के झंडे लिए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अभद्र गालियां एक बार फिर दी। तो ये बार बार हो रहा है। ये बहुत पीड़ादायक है, मैं आपसे एग्री करता हूं, हम लोग सब पीड़ित हैं। क्या आरजेडी का यही स्तर हो गया है? राहुल गांधी, क्या आपका स्तर यही हो गया है? तो चलिए, जनता जवाब देगी उसका। Sir, you said that Congress party wants to be in the driving seat and they are not able to decide the face of the CM candidate. Asadin Owaisi of the AIMIM has said that it is just 6 seats they want and they can be there in the India alliance. If it is Tejasvi Yadav, if he won't agree, then it will be open that who is supporting Bharatiya Janata Party. It is none of our concern as to with whom Mr. Owaisi is trying to have an alliance. But what is the bottom line? The bottom line is very simple: to garner Muslim votes. Pure vote bank politics. And that shows the whole competition and who will be allowed in and who will be ousted. This I can only tell you in the lighter vein that supporters of Mr. Owaisi went with a dhol, है ना, and did a good show कि ले लो हमको. ठीक है, वो उनकी बात है. चलिए. मोहित भट्ट। Coming from the party president questioning the mental status of the chief minister is very unfair. Beyond this, I will retain my civilized comments, except to say, Mr. Congress President, would you kindly do some introspection as to what is your status within the party, or the levers of power is with someone else? पीयूष आज तक। ओवैसी जी का जो दौरा बिहार में चल रहा है, चुनाव होने वाले बिहार में, आपको क्या लगता है कि दौरे से क्या असर पड़ेगा और उनकी मंशा क्या है? देखिए, ऐसा उनकी मंशा तो आप उनसे पूछिए। हमारा स्पष्ट कहना है कि बिहार में कोई भी आए, कोई भी जाए, बिहार में एनडीए बहुत ही प्रभावी रूप से जीत रहा है। और उसका कारण मैं सीधा बता दूं, लोगों ने लालू प्रसाद का खौफ देखा है, अपहरण देखा है, लूट देखी है, भ्रष्टाचार देखा है। एक बार आपसे आग्रह करूंगा, पुरानी फाइलों को खंगालिए। बिहार में लोगों को कितना पीड़ित रहते थे। और आज आपसे मैं एक उदाहरण दे दूंगा। याद होगा 19 में एक टीवी चैनल ने सर्वे किया था कि लालू प्रसाद के सरकार बन सकती है। याद होगा आपको आरजेडी का? मैं दिल्ली आ गया था क्योंकि एक महीने से वहीं था। मैं उस समय केंद्रीय मंत्री था। पटना के डॉक्टरों ने फोन करना शुरू, हम लोग क्या करें? कहा देखिए क्या है, जाइए। थोड़ा मैंने एक डॉक्टर साहब की क्लास भी लगाई कि आपके विधायक हमसे मिलने नहीं आए थे। हमने कहा जाइए, झेलिए। जो बड़ी बात कह रहा हूं, मैं उस समय कम्युनिकेशन मंत्री था और हमारे पोस्टल बोर्ड के एक मेंबर थे। वो मेरे पास आए, सर कि मेरे पास मेरे एक संबंधी पूर्णिया कटिहार में व्यापार करते हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं कि अपना हम कंसाइनमेंट कलकत्ता से मंगाएं कि नहीं मंगाएं इस सर्वे के आलोक में। खाजर अपने साहब से पूछ के बताइए। हमने कहा वेट करिए, ये सर्वे गलत साबित होगा। मतलब समझ रहे हैं आप? ये था खौफ का राज। इसलिए वो खौफ के राज को बिहार की जनता देखी है और दोबारा इसलिए कभी वो आएंगे नहीं। और जो नीतीश कुमार के साथ विकास हुआ है, एक बार का कहूंगा, जरा पटना के देखिए, जरा सा गंगा जेपी गंगा सेतु पर घूमिए, जरा पटना का नया एयरपोर्ट देखिए, पटना से 8 वंदे भारत शुरू हो गई, वो भी देखिए। बिहार प्रदेश को देखिए, जहां पहले ड्राइव करना मुश्किल था, नाउ यू कैन ड्राइव फ्रॉम पटना टू दिल्ली स्ट्रेट अवे। अयोध्या भी, लखनऊ भी, देखिए उसको। आमोद राय। अब देखिए ये विषय, ये देखिए, आप भी जानते हैं, अनुभवी पत्रकार हैं आप। जब भी चुनाव होता है, चुनाव आयोग पार्टियों से बात करता है ना, वो अपनी बात कहेंगे। चुनाव आयोग निर्णय करता है लॉजिस्टिक पर, अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्सेस पर, तो वो उनका विवेक है, उस पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चुनाव 1 फेज में हो या 2 में हो या 6 में हो, इंडिया जीतेगा। बिहार के खिलाफ बयान दिए नेता मंत्री हैं तेलंगाना के, वो भी इस बैठक में
पहली बात है कि रेवंत रेड्डी आज लोग वहां पहुंचे हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपका धारणा बिहार पर वही है डीएनए पर लेकर के। भाई ड्राइविंग सीट में कहना क्या है, राहुल गांधी को क्या परेशानी है? आपने तेजस्वी को क्यों नहीं मुख्यमंत्री का डिक्लेयर किया? इतना घूमे आप और आगे सीट पर आप थे, आपने दिखाया भी। उसके कारण उनके परिवार में भी समस्या हो गई तेजस्वी के परिवार में। तो देखिए कांग्रेस पार्टी का एक स्वभाव जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी बिना ड्राइविंग सीट में रह नहीं सकती है। और उसका कारण बहुत साफ है कि हमको देश का शासन चलाने का ईश्वरीय पट्टा मिला है। समस्या यहां है। सुजीत ठाकुर आप भी हैं? अच्छा, बहुत दिन से देखा नहीं था आपको। हाँ। देखिए ऐसा नहीं कहूंगा, लोकसभा का चुनाव हुआ ना, 40 में 30 जीते ना हम लोग। हाँ? ऐसा नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, बिहार के चुनाव के नतीजे की प्रतीक्षा करिए। अंतिम सवाल है विकास चंद्रा। सर थोड़ा हम जायका बदल दें बिहार से। जीएसटी का लाभ लोग ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी सवाल खड़ी करी। उनकी तरफ से आया है कि हम संसद के अंदर भी इस पर बात करना चाहते थे, बाहर भी बात करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कभी गवर्नमेंट टैक्स पर बात ही नहीं करना चाहती। देखिए मैंने एक दिन यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया था, उस शब्द को मैं बताऊंगा नहीं, उसका मतलब आप संजय महू से पूछ लीजिएगा। थेथरलॉजी, बस समझ गए आप? देश की जनता देख रही है इसका फायदा, इतना चीजें सस्ती हो रही हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है इसका? कुछ भी बोलेंगे आप तो ठीक है, जनता जवाब देगी आपको, हम भी जवाब देंगे उसका। लेकिन इतना हमें मालूम है जनता खुश है, और रोज विज्ञापन आ रहा है ना कि गाड़ी इतनी सस्ती, इतने लाख का गाड़ी की बुकिंग